रेडियो भी तो शुरू हो जाओ मेरा। तो चलिए अब हम लोग लाइव हो गए हैं और तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जब तक मैं अपना थोड़ा सा कुछ बातें होंगी, थोड़े फसाने होंगे, गीतों की सरगम लिए जज्बातों के शामियाने होंगे। आप सुनते रहिए आरजे नेहा के साथ रेडियो फन एफएम पर सतरंगी जिंदगी की अतरंगी बातें। नमस्कार, मैं हूँ सीमा फ्रॉम रेडियो एफएम बॉलीवुड एंड एसएनएस डिजिटल मीडिया यूएसए। तो हमारे प्रोग्राम जान पहचान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम आपकी जिससे जान पहचान कराने जा रहे हैं वो बहुत दूर से, यानी कि 7 समंदर पार करके आए हैं। और तो देखिए, जैसे कि पहले लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो वाली कहावत अब बहुत ही मतलब अब उसका कुछ असर नहीं है, उसका वो मीनिंगलेस होने वाली है। क्योंकि आजकल माँ-बाप कह रहे हैं बेटों को, बेटियों को, जाइए बाहर खेलिए और नाम कीजिए पीटी ऊषा की तरह, मिल्खा सिंह की तरह। तो ऐसे ही कोई स्टार हमारे साथ है जिनको हमारे सामने ला रही हैं हमारी आरजे बल्ली। हेलो एवरीवन। चलिए, जैसे कि मैंने आपको फेसबुक पर भी बताया उनके बारे में, तो कुछ बताती हूँ। और खेतों से खेलों तक, यूपी से यूएसए तक, he is all set to create history at Olympics next year, and he has also won many awards at national and international level, and he's chasing his dreams. So let's welcome our junior Milkha Singh और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जवानी। तो वेलकम मोरिया जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों ने अपने स्टूडियो में मुझे एक प्रोग्राम मेरे लिए रखा और हमें इसमें इनवाइट किया, उसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सो थैंक यू। इनका नाम है, हमारे गेस्ट का नाम है हरिकेश मौर्य। हाँ जी, और ये हमारे ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं न्यू जर्सी में। जी तो इनसे हम अपनी बात जारी रखेंगे और आरजे बली ने इनके साथ कुछ तो डिस्कशन चालू है। तो बली जी। तो जैसा कि मेरे को तो आपकी कहानी पता ही है, इतनी इंस्पायरिंग है आपकी कहानी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को भी बताइए कि आप इतने छोटे से गांव से हैं और इतना मतलब आप यहाँ पहुंचे हैं, तो कैसे शुरू हुआ? तो बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आज आप जिससे बात कर रहे हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक दिन यही लड़का अपने स्कूल के सामने 9 और 10 साल की उम्र में अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए अपने स्कूल के गेट के सामने सब्जी बेचता था। वो वही लड़का है जो 13 साल की उम्र में आर्थिक तंगी के कारण घर से निकाल दिया गया था और आज यही लड़का आज यूएस तक पहुंचा है। और मैं अपने करियर के बारे में सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। वो दिन बहुत ही दर्दनाक होती है जब एक बच्चे के सर के ऊपर किसी का सहारा नहीं होता है बिल्कुल। और उस केस में अपने करियर का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल होता है, बहुत ही हार्ड होता है। एक जिसका उम्र 13 साल हो, आप सोच सकते हैं। जी इसमें 99% केसेस ऐसे होते हैं जब लड़का गलत रास्ता पकड़ लेता है। एग्जैक्टली। केवल 1 या 2% ऐसे चांसेस होते हैं कि लड़का कुछ करने के लिए सोच लेता है, जिद्दी बन जाता है। और वही 1-2% में एक मैं हूँ जो अपने अंदर जिद को पाला
और उस जिद ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। जब मैं 13 साल का था तो मेरे घर पे मेरे पापा ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे घर पे मत रहो और तुम हमारे घर से निकल जाओ, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस बात को सुन कर के मुझे बहुत दुखी हुआ और मैंने सोचा कि अगर मेरे पिताजी ऐसे बोलते हैं कि हमसे कोई रिश्ता नहीं है इस डेट में और हम इतने उम्र में बहुत ही एक तकलीफ भरी समझिए कि एक तकलीफ बहुत ही तकलीफ मुझे हुआ। हमने बोला ठीक है, मैं फिर भी नहीं माना, मैं रुक वहीं रहा। फिर मैं एक स्कूल से एक दिन गया, स्कूल गया उसके बाद स्कूल से लेट आया और जैसे लेट आया तो उन्होंने बोला कि इतने लेट क्यों आए हो स्कूल से और तुमको कैसे भी करके बाउंड्री को फांद के घर चला आना चाहिए था। सबका काम हो गया, खेती-बाड़ी का काम हो गया, हमारा खेती-बाड़ी ऐसे पड़ा हुआ है, पानी नहीं मिलेगा तो हमारा खेत कैसे होगा, तुम सही क्यों बात। रुके? उसके बाद हमने बोला कि गेट नहीं खुला था इसलिए मैं आ नहीं पाया। उसके बाद क्या किए उन्होंने हमें मारना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने बोला कि बहुत मतलब मारना स्टार्ट किए, उसके बाद बोले कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, मत रहना यहाँ पे। और फिर हम बोले कि ठीक है, आपने काम कर लिया है, जो काम बाकी है वो मैं कर देता हूँ। तो हम कभी भी करें, चाहे रात में करें, चाहे दिन में करें, जो है आप बताइए, हम करने को तैयार हैं। सही बात। तो कहे ठीक है, तुम जाओ ये करो। फिर मैं जाने लगा शाम के टाइम में, तो बोले कि तुम मुझे रात को जाके मरोगे या ऐसे करोगे। तो मैंने बोला कि मुझे करना ही है तो मैं रात में करूँ या दिन में करूँ। और रियल बात तो ये थी कि मैं पढ़ना चाहता था और मैं अपना फील्ड एक आईएएस अधिकारी के रूप में चुनना चाहता था कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूँ, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ, लोगों के अंदर एक जुनून पैदा करूँ। इसके लिए मैंने पढ़ाई के फील्ड में मैं अपना नाम करना चाहता था। लेकिन जब ये केस आई तो फिर उन्होंने मारना स्टार्ट किया। फिर हम निकल गए और फिर भागे वहाँ से। भागने के बाद मैं 4 दिन गन्ने के खेत में रुका। कोई हमको गाँव में कोई हमको अपने घर में नहीं रखता था और ना ही मुझे कोई खाना देता था, कुछ भी। 4 दिन तक 4 दिन के बाद जब मैं घर आया तो उनके कुछ दोस्त लोग दरवाजे पे बैठे थे, वो भी बैठे थे। जैसे हमको देखे तो उन्होंने दौड़ा लिया फिर दोबारा मारने के लिए। तो फिर हम कहे कि ऐसा नहीं, फिर मैं भगा। मैंने सोचा कि इंसान अगर किसी से गलती होती है, सुबह का भूला अगर शाम को घर चला आता है, तो उसकी गलती माफ़ कर दी जाती है। लेकिन आज 4 दिन हो गया, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कहीं खाए कि नहीं खाए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं अपनी करियर बनाऊँगा। मैंने सोचा ठीक है, मैं अब नहीं रहूँगा इस घर में। हम उस दिन निकल गए और निकलने के बाद मैं घर से 20 किलोमीटर दूर गोरखपुर शहर में कुसमी जंगल के रास्ते पैदल आया। उस टाइम समझिए हमारे मतलब बस एक ही कपड़े थे, हमारे जेब में कोई पैसा नहीं था और मैं भूखा था, गन्ने खा के 4 दिन रहा था। फिर आया तो मैं लोगों से नौकरी माँगना स्टार्ट कर दिया और कहीं किसी दुकान पे जाकर पूछता था, कहीं होटल में जाके पूछता था। लेकिन हमारी कम उम्र होने के कारण हमको कोई जॉब नहीं देता था कि कोई ये इसकी कम उम्र है, इसके पास कोई आईडी नहीं है, कौन है, इसका कोई जान पहचान नहीं है कोई, तो हम कैसे जॉब देंगे। तो बहुत कुछ मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मिला नहीं। फिर मैं रात को फिर रिटर्न चला गया और जंगल में मैं फिर रात को सोया। सुबह हुई फिर मैं उठ के आया तो एक आंटी थी, छोटी-सी होटल था। मैंने उनसे बोला कि आंटी मुझे यहाँ जॉब चाहिए और मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए मैं काम करूँगा, मुझे खाने के लिए दीजिए और जो भी बनता है आपसे दीजिएगा हमें। तो बोली हमारी होटल इतना बड़ा नहीं है, छोटा-सा होटल है और 10-5 लोग आते हैं, उनको चाय, कॉफ़ी देना रहता है, यही है। तो मैंने बोला कि जो भी है और मैं यहाँ कर लूँगा काम। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 10 रुपया देंगे दिन का और यहाँ काम कर लेना और खाना देंगे। हम कहे ठीक है। फिर दिन काम किए, 1 दिन काम किए तो फिर उन्होंने अब रहने की दिक्कत आई तो बोले कि
और रहोगे कहाँ? तो मैंने बोला कि उन्होंने पूछा क्या बात है, कैसा है? तो मैं बोला ऐसी सी बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है, और हमारे बरामदे में यहाँ मैं तिरपाल नीचे डाल दूंगा, उस पे सो जाना। तो हम बोले ठीक है, गन्ने के खेत से तो बेटर है कि मैं इस बरामदे में सो जाऊंगा। तो मैं तैयार हो गया और उसके बाद मैं कुछ दिन काम किया। जब कुछ दिन काम किया तो मुझे बहुत मेरी करियर सताने लगा, और मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे काम करता रहूंगा तो हमारी करियर कैसे चलेगी? 10 रुपए और खाने से तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा? तो फिर यही सोचता था। रात को जब भी सोता था तो याद आती थी घर की भी, और मम्मी का भी याद आता था। फिर हमने एक दिन ऐसे न्यूज़पेपर में देखा, तो मैं देखा साउथ वाले जो आंध्र प्रदेश वाले हैं वो लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे होते हैं, उनका काफी नाम निकलता है। तो न्यूज में देखा तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आंध्रा में अच्छी ट्रेनिंग दी जाती हो, वहाँ पे हिल एरिया हो, तो इसीलिए वहाँ के लड़के आगे अधिकतर रहते हैं और मेडल आ रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाने के लिए। अब वहाँ कोई मेरा था नहीं, और वहाँ पे ना हमारी जान पहचान, वहाँ लैंग्वेज भी अलग थी। तो फिर हमने वहाँ से, मैंने उस आंटी से बोला कि आंटी जितना पैसा मुझे होता है उतना दे दीजिए, और मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। तो बोली क्यों, क्या बात है? तो मैं बोला कि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ और मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो बोली कि नहीं नहीं, अभी कोई इतना जल्दी आए हो, 4-5 दिन भी नहीं हुआ, और कैसे जाओगे? कैसे, तुम्हारा कोई है नहीं, इतने कम उम्र है, कैसे कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ, हमारे घर में यहीं रहो। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा। तो बोले कि अगर दिक्कत हो रहा तो हमारे घर के अंदर ही सो जाना। तो मैंने बोला नहीं नहीं, हम यहाँ घर पे सोने और काम केवल करने नहीं आया हूँ। तो बोली अच्छा ठीक है, नहीं मानोगे तो ठीक है, तुम्हारा ये 80 रुपया होगा, 80 रुपये लेके जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 80 रुपया दिया, और मैंने गोरखपुर, जो इस समय जहाँ तक मुझे पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर का नाम आया है। तो मैं वहाँ पे गया स्टेशन पे। तो स्टेशन पे बिना टिकट का मैं, क्योंकि 80 रुपया तो था ही मेरे पास, अब मैं टिकट लेता तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचते, और हमें हैदराबाद 1821 किलोमीटर जाना है, दूसरा शहर, हमारा कोई जान पहचान नहीं, कैसे हम रहेंगे? फिर मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, तो आपकी सिस्टर्स ब्रदर्स किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? मतलब आपकी मदर ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैं उस समय मैं अपने सिस्टर के घर, पहले तो मैं अपने सिस्टर के घर भी गया था बीच में। तो मैंने, और मेरी सिस्टर ने उनको फोन करके भी बोला था, और सॉरी, मेरे मामा ने उनको, मेरे सिस्टर को फोन करके बोला था कि आप इसको थोड़ा हेल्प करिए, तुम इससे हेल्प करो, और ये थोड़ा बड़ा होगा तो पैसे कमा के जो तुम्हारा होगा वो दे देंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है भेज दीजिए, उनके हस्बैंड ने बोला ठीक है भेज दीजिए, कुछ पैसे हम दे देंगे। और जबकि वो लोग चाहते तो हमको सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि सिंचाई विभाग में बहुत बड़े वो अधिकारी थे, उनका रोड का कंस्ट्रक्शन का ब्रिज का चलता था, 50-60 लोग काम करते थे। लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के, मेरे पापा के डर से या किसके डर से, उन्होंने मुझे जब घर बुलाया तो उनका मकान बन रहा था, तो मैं उनके घर गया, 3-4 दिन काम किया उनके घर पे। उसके बाद उन्होंने पैसा नहीं दिया, बोला कि ये 500 रुपया है, लेके चले जाओ, और ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास। तो आप ये आपके ये एथलीट बनने का मतलब कैसे शुरुआत हुई? देखिए, तो वही मैं जब ये सारा स्थिति इतना खराब हुआ, तो मैंने सोचा अब आईएएस का सपना तो मेरा एक सपना ही रह गया, और अगर मुझे आईएएस बन के दिखाना है तो मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स करना है। और अगर मेरे दिमाग में यही आया, जब मैं न्यूज़पेपर देखा तो उसमें देखा जैसे हैदराबाद का लोग हैं तो काफी नेशनल मेडल ले रहे हैं, नेशनल जीत रहे हैं, तो उनको ये नौकरियां मिल रही है। तो मेरे दिमाग में भी आया कि ये लोग इंडिया में कर रहे हैं, और अगर मैं वर्ल्ड में करूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं, या ओलंपिक जैसे खेलों में मैं इंडिया के लिए, देश के लिए मेडल लेके आऊं, तो मेरे लिए आईएएस बनना बहुत मुश्किल नहीं है, और सरकार मुझे आईएएस का रैंक देगी। तो इसलिए हमने उस फील्ड को चूज किया, और हम वहां से निकल गए, गोरखपुर से हैदराबाद निकल गए। तो पहली रेस आपने कब की? और
पहली रेस हमने 2011 में रेस किया था, जब 2 साल के ट्रेनिंग के बाद। तो आप उस टाइम काफी छोटे ही रहे होंगे। हाँ, उस समय अब वो ट्रेनिंग हम कैसे किए थे, दिन को काम करते थे और रात में ट्रेनिंग करते थे। कोई कोच हमको, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, हमारे पास शूज नहीं थे, हमारे पास किट नहीं था, तो कोई कोच हमको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं था और हमको ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। तो हमने बोला कि 1-2 जगह गया तो बोले कि नहीं, तुम इतना फीस लगेगा और ये टाइम पर डेली आना पड़ेगा। तो मैं काम करके उस टाइम पे डेली मैं नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम खुद ही ट्रेनिंग करेंगे और लंबा रेस भागने के लिए हमको हमारे अंदर इतना कैपेसिटी होना चाहिए, 3-4 घंटे भागने मैं कंटिन्यू रन कर सकूं, ऐसा अपने आप को मुझे तैयार करना। पहले एंड्योरेंस मेरे बॉडी में इतना बनना चाहिए। तो फिर हमने 2 साल की कड़ी मेहनत की, रात के टाइम ट्रेनिंग करके। फिर हम 2011 में नागपुर इंटरनेशनल मैराथन करने गए और वहाँ पे न्यूज में देखा, हमें किसी ने बताया नहीं, न्यूज में ऐसे निकला था कि यहाँ पे रेस हो रही है और हम वहाँ से निकल गए, हैदराबाद से निकल गए उस रेस को करने के लिए। जब वहाँ पहुंचा तो मेरी छोटी उम्र होने के कारण एक और भी प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ कि मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप को एंट्री नहीं दी जा सकती क्योंकि आप बहुत छोटे हो और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हमने बोला सर, मैं अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रेस में मैं रन करूंगा और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अगर इफ आई एम डेथ, दिस इज माय ओन रिस्क। सो तो हमारा खुद का रिस्क होगा और मैं एग्रीमेंट करके देता हूँ और मैं ये रन करना चाहता हूँ सर, मैंने बहुत मेहनत की है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको इतना बिलीव है तो ठीक है, हम देखते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने मेरा हार्ट रेट चेक किया। जैसे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि जितने लोग यहाँ आए हैं सबका टेस्ट मैंने किया है, उसमें सबसे अच्छा हार्ट रेट इसका है और ये रन कर सकता है। ओके, तो एक बार मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं। हाँ। You are listening Radio FM Bollywood, fun with music. Without any frequency, you can hear it anytime, anywhere. Just download our iOS and Android radio app, Radio FM Bollywood, fun with music. Radio FM, fun. तो एक बार फिर से मैं हूँ सीमा फ्रॉम रेडियो एफएम बॉलीवुड, जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। हम आपको किसी भी फ्रीक्वेंसी की सीमा में नहीं बांधते हैं। देश और दुनिया के किसी भी कोने से आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप रेडियो एफएम बॉलीवुड और सुनते रहिए, सुनाते रहिए। और आज हमें अपनी कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ हैं हरिकेश मौर्य जी। तो मौर्य जी, हम अपनी कन्वर्सेशन को बहुत ही छोटा रखेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। हमारे एक आंसर बहुत लंबे हो रहे हैं, तो शायद तो क्या अगला क्वेश्चन क्या है, बल दीजिए। क्वेश्चन से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो बोलते हैं ना, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उनके साथ ऐसे ही हुआ है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, मतलब ठान लिया कि अब मुझे कुछ करके ही दिखाना है। तो मौर्य जी, ये बताइए कि इस जर्नी में, मतलब बहुत इंस्पायरिंग जर्नी और इतना स्ट्रगल रहा है, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, मतलब कैसे पहुंचे आप? रेसिस तो आपने बताया, लेकिन किसने सपोर्ट किया आपको? देखिए, स्टार्टिंग में तो पहले किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। स्टार्टिंग में तो मैंने खुद काम करके और रेस छोटे ऐसे रेस करके जो जीता उसमें प्राइज हमको मिला, कहीं 4था नंबर, कहीं 5वां नंबर, कहीं दूसरा नंबर। तो हमने वो फील्ड डिसाइड किया था कि इस रेस में हमको इतना पैसा मिलेगा, अगर 5वां नंबर आएंगे, 8वां नंबर आएंगे तो हमको कुछ पैसे मिलेंगे जिससे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं अपना आने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमको उस समय सपोर्ट नहीं कर सकती थी। तो फिर हमने पैसे को सेव करके रखा और जब हमने बड़ी रेस जीती, जैसे नागपुर जीता और 1-2 इंडिया में जयपुर रेस जीता रेस, उसके बाद असम जीता। इसके बाद जीतने के बाद तब हमको बाहर से, केन्या से मुझे ऑफर मिला कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आइए। तब वहाँ पे एक लोगों ने मुझे मदद की थी थोड़ी टिकट का, हमारे सर थे, उन्होंने टिकट का मदद किया। और यहाँ अमेरिका आने के बाद हमको, हाँ, तो पहला ब्रेक आपको मिला केन्या जाने के लिए, उस टाइम पे क्या एज? हाँ, पहला मेरा
उस समय हमारी एज थी 19 ईयर्स, 19 साल मेरी उम्र थी। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में तो क्रिकेट ही बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है और इंडिया मतलब क्रिकेट तो 10-12 कंट्रीज ही खेलते हैं, सबको ही पता है। और आपने सोचा एथलीट बनने का, और जो कि ओलंपिक्स में है, और इतने सारे कंट्रीज खेलते हैं, तो यही क्यों आपने सोचा? इसमें तो चांसेस कम थे ना आपके आने के, व्हाई नॉट क्रिकेट? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। मेरा सोच पहले से ये था कि उस काम को करना ज्यादा हमारे लिए बेटर है, जो जिस काम को लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, और इसीलिए मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। और इस फील्ड को ज्वाइन करने का मेन मकसद का था कि इंडिया में कोई आज तक मेडल नहीं था, और इंडिया में कभी भी लोग जाते हैं, हर बार जाते हैं, इंडिया रिकॉर्ड करते हैं, इंडिया में टाइमिंग अच्छा करते हैं सब। गवर्नमेंट और सरकार मीडिया दिखाती है कि हमारा मेडल लगने वाला है, हमारा ये पोजीशन आने वाला है। वहाँ कंपटीशन खेलने के टाइम किसी का 8वां नंबर, किसी का 12वां नंबर, किसी का 14वां नंबर, कोई मेडल नहीं आता है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में मैं जीत सकता हूँ, और हम अगर एक बार देश को मेडल दिला दिए तो बहुत सारी हमारी आने वाली जनरेशन हमारे फील्ड में ही जाएगी। क्योंकि क्रिकेट पहले नहीं, हमारे इंडिया में पहले क्रिकेट नहीं खेली जाती थी, पहले सबसे पहले हॉकी था। राइट, हमारा तो नेशनल खेल ही हॉकी है भाई। हॉकी है, तो हॉकी के बाद क्रिकेट मान लीजिए खेला गया, क्रिकेट आया, उसके बाद बैडमिंटन, बहुत सारी गेम्स आने स्टार्ट हो गए। तो अब ये जनरेशन को भी हमको लेके आना है कि हमारे, देखिए, किसी भी कंट्री की जो एक पहचान होती है ना, वो स्पोर्ट से होती है। जब पोडियम पर हम खड़ा होते हैं तो पूरा वर्ल्ड हमको देखती है कि वो एक लड़का किस कंट्री का है, किस कंट्री का फ्लैग इसके चेस्ट पे लगा हुआ है। तो फ्लैग से याद आया, जब आपने अपना पहली बार कोई भी मतलब जीता होगा अवार्ड और आपने फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया होगा, तो क्या फीलिंग थी आपको? मतलब कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, पहले तो बहुत इमोशनल में हो गया था कि मतलब हमने इतने हार्ड वर्क किया और इतने सारे चैलेंजेस झेले, उसके बाद हम यहाँ आए। पहले, सबसे पहले यही चीजें हमें बहुत याद आई और खुशी के बहुत आंसू आने लगे। पहले तो मुझे ये आया, और मुझे एक बिलीफ सिस्टम मिला कि हम आने वाले टाइम में देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारा मेडल से आने के पूरे चांसेस हैं। और मुझे खुशी से, मैं अपने आप को, मैं आप बता नहीं सकता हूँ, जब मैंने पहली रेस जीती थी तो वो सारा पेन मैं भूल गया कि मुझे कितना दर्द हुआ ट्रेनिंग में, कितने मुझे दिक्कत उठाने पड़े, लोगों ने मुझे क्या क्या बोले, वो सब कुछ मैं भूल गया। वो कहते हैं ना, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव एंड स्ट्रॉन्गर देन यू सीम। तो आप पे बिल्कुल फिट होती है वो कहावत। और बिलीव करिए, वो सब लोग भी भूल गए होंगे जो आपको गाली देते थे, ये किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, वो सब भूल गए होंगे। तो आप आपके पेरेंट्स आपको मैं बताऊं, जब मैं पहली रेस जीता था तो उस टाइम मेरे पापा, जैसे मैं घर गया उस टाइम, तो मेरे पहले तो मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो ही नहीं बिलीव कर रहे थे। उसके बाद मेरे पापा बिलीव नहीं कर रहे थे कि मैं उनका लड़का हूँ जो ये रेस जीता हूँ। उसके बाद, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जान रहे थे कि उसका लाइफ है भी कि नहीं है, 2-3 साल तक कभी कांटेक्ट नहीं किया हमसे और ये ऑटोमेटिक कैसे रेस जीत गया। तो और किसी को इस चीज को पता नहीं था। और जैसे मुझे जब डिस्ट्रिक्ट में मुझे सम्मान दिया गया, सभापति महोदय गणेश शंकर पांडे ने हमको जब सम्मान दिया डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद हमारे पापा रोने लगे कि हमने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की। और अगर हम, उन्होंने अगर वो गलती नहीं की होती तो हरिकेश मौर्य आज अमेरिका में नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ कि अगर आपके सपोर्ट में कोई नहीं रहता है, अगर आपके पास खाने के लिए पैसे ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इस फील्ड में यहाँ तक आया होता। हो सकता मैं सुसाइड भी कर लिया होता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तो यही कभी जुनून देखिए, टार्चर इतना भी अपने बच्चों को ना किया जाए कि वो मजबूर होकर के गलत कदम उठाए। हाँ, आप गार्जियन हैं, आपको पूरा हक है आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि हमारा लड़का अच्छे जगह पहुंचे, हमारा लड़का हमारा कहना माने, और ये जो एक अच्छा अचीवमेंट लेके आएगा तो हमको खुशी होगा। लेकिन उनको ये चीज नहीं पता है, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनके खुद के ड्रीम होते हैं।
बिल्कुल। तो विल पावर थी ना जो यहाँ तक पहुंचे, सब लोगों में इतनी नहीं, सब लोग नहीं इतने होते, स्ट्रॉन्ग हाँ, नहीं नहीं होते होते भाई। हैं। हाँ, तो देखिए हम बोल रहे हैं ना, हमने तो अपने लाइफ में रेलवे स्टेशन पे पेपर बिछा करके सोया, बस स्टेशन पे पेपर बिछा के सोया। उस ऐसी लाइफ में आप बताइए, जब पैसे नहीं होते, लोगों के जा करके कहीं पे घरों में चोरी करते हैं, कुछ करते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे खाने के लिए, पेट को पालने के लिए इंसान कुछ भी करता है। करता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैंने अपने आप को भूखा रखा। कभी भी मेरे करियर में कोई दाग नहीं लगी, कभी भी मेरे करियर में कोई कुछ नहीं कह सकता कि मैंने ये किया। वहीं पे हमारे साथ काम किया हूँ मैं। 12 फ्लोर पे मैं नीचे से सीमेंट और बोरी उठा करके लेके जाता था 13 साल की उम्र में, और मुझे 35 रुपए मिलते थे। तो वही हार्ड वर्क आज पे कर रहा है। भगवान ने जो लिखा है वो होके रहेगा, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ, ये बात सही है। और वो देखिए, वो ये जो प्रॉब्लम आई, वो मुझे मेरी पहचान, मेरे अंदर कैपेसिटी क्या है, ये पहचान कराने के लिए ही आई कि अगर मैं उस लायक था तो मैं आया। और मैं ये भी जानता हूँ कि ओलंपिक्स भी मैं जरूर खेलूंगा और अच्छे टाइमिंग के साथ करूंगा। तो ये चैलेंजेस आना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही जरूरी भी था। बिल्कुल, हमारा वही है कि हाँ, तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बल्ली अपना अगला क्वेश्चन रेडी कर रही हैं। तो अगला क्वेश्चन के से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Looking to buy or sell a house, or interested in investing? Now you have friends in the real estate business. Okay. Is there a Hi, page? I am Surabhi. Hi, I'm Nitin Arora. We are SNN team with Keller Williams. Helping you make new memories. Call them now at 760-828-5215. It is like, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बल्ली, आप क्या और जानना चाहती हैं उनके बारे में? आपके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। हाँ, बहुत मूवी बननी चाहिए आपके ऊपर, जूनियर नहीं, मिल्खा सिंह, बिल्कुल मिल्खा सिंह ही बनने जा रहे हो आप। और मुझे ये भी पता चला था कि एक बार इनकी कोई रेस थी जो बहुत ही शुरुआती टाइम में थी, और इनके पास शूज नहीं थे, ये नंगे पाँव दौड़ रहे थे, जैसे मिल्खा सिंह की मुझे स्टोरी इस याद आ गई। तो मौर्य जी, एक बात और, जैसे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के एथलीट हैं, और कीनिया और इथियोपिया के जो होते हैं प्लेयर्स वही जीतते हैं ओलंपिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब चैलेंजिंग लग रहा है आपको? मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं उन लोगों के साथ, तो कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो सही बात है। केन्या और इथियोपिया के लोग काफी अच्छे रनर होते हैं और उनका काफी मेडल्स भी है ओलंपिक गेम्स में। और यही कारण हमने इस फील्ड में 6-7 साल गुजारे हैं। केन्या और इथियोपिया में 1.5 साल जाके हमने ट्रेनिंग किया है। उनकी कैपेसिटी, उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी खाने की क्या चीजें हैं, वो कहाँ ट्रेनिंग करते हैं, कितना रेस्ट लेते हैं, वो सारी चीजें हम पहले उस एक्सपीरियंस को लिए, अचीवमेंट किए, पहले उसको समझे कि हम उस लायक हैं कि नहीं। और जहां तक लंबे की बात कर रहे हैं, जो हाइट वाले होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा हाइट वाला है तो हमको हरा सकता है, क्योंकि ये एथलेटिक्स एक मेंटलिटी और कांस्टेंट आप अगर रखते हैं, आप बिलीफ सिस्टम रखते हैं, तो आप विनर हैं। क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम पे ही आप विनर होते हैं। बहुत सारे केन्या में भी 10,000 लोग एथलीट हैं, हर घर में 2-2 3-3 एथलीट हैं, लेकिन सब थोड़ी जीतते हैं। उसमें 2 ही 3 जीतते हैं ना, ओलंपिक्स में तो 2 ही 3 जीतते हैं। तो जिनका जो पावरफुल माइंड होता है, जो ये अपने आप को सोचते हैं कि आई एम विनर, आई एम द वन विनर, आई विल किल एवरीबॉडी। सो मैं ये सोचता हूँ कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इनसे, और चाहे हमारे पीछे कितने लोग भी हैं, हम उनको नहीं देखते। हमारा टाइमिंग क्या है, हमने पीछे ट्रेनिंग कितना किया है, और हमारी स्पीड क्या रही है। तो पावर पे मेरे को यही कहना चाहूंगी, मेरा हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक पे हमेशा ये स्टेटस रहता है, नो वन इज यू एंड दैट इज योर पावर। तो बिल्कुल सही है ये बात। तो स्पीड पे याद आइए, आपकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट स्पीड और टाइमिंग्स क्या रही है? देखिए, मैं जो ओलंपिक चैंपियन है केन्या के थॉमस लोंगोसिवा, और ग्रेट ब्रिटेन के 2016 ओलंपिक गेम्स और 2012 ओलंपिक गेम्स के मोहम्मद फराह, उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे थे। उस टाइम हमने
मेरा जो बेस्ट टाइमिंग 21 किलोमीटर का था 62 मिनट है, जो इंडिया रिकॉर्ड है 63 मिनट। तो 62 और 63 मतलब 1 मिनट हम इंडिया के टाइम से काफी फास्ट किए। और वो हम अभी इस टाइम मैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, उससे भी बेटर टाइम कर सकता हूँ। और जो अभी ओलंपिक का जो टाइमिंग चल रहा है उसके हम टच में है। 5000 10,000 मीटर भी कर रहा हूँ मैं, जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ। और हमारे जो लॉरा जी ने कहा है कि वो अपना ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं। और यही हमारे क्योंकि जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं तो अपना पढ़ा छुप छुप कर पढ़ते हैं ना, मैं कितना पढ़ता हूँ तुम कितना पढ़ते हो, तो वो अपना सीक्रेट आउट नहीं करना चाहते। और हम विश करते हैं कि आपका सीक्रेट आपके पास रहे, और जब आप एक विनर, एक विजेता बन के दुनिया के सामने आए तो उस टाइम हम और आप शेयर करेंगे आपका सीक्रेट। जरूर। हम कुछ फनी क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, फनी। एक तो मैं ये बताना चाहूंगी अपने फेसबुक व्यूवर्स को, क्योंकि पहले ये मेरा बेटा है बहुत शैतान सा, उसने ये सेटिंग कर दी थी ओनली मी पे, तो सिर्फ मुझे ही दिख रहा था, लेकिन बाद में मैंने उसको पब्लिक किया तो सबको दिख रहा है। तो अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड है? देखिए, अभी तो मैं इस बारे में नहीं सोचता हूँ। सोचते नहीं है या बताते नहीं है? नहीं, आप गलत सोच रही हैं। लेकिन मैं अभी इस बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अगर हम वो कहते हैं ना कि अगर आप लग्जरी में रहना स्टार्ट कर देंगे या लग्जरी की बातें सोचेंगे तो आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते हैं। पूरी लाइफ बची हुई है। गर्लफ्रेंड 26 रखना ईयर्स का लग्जरी मैं थोड़ी हूँ और 26 साल की उम्र में हूँ। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है सब गर्लफ्रेंड और बनाने के लिए, लाइफ जीने के लिए। हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। मुझे को कॉल करिएगा ना, और फिर हम जाए तुम्हारे पिताजी का मनाऊं। जरूर जरूर। मैं कानपुर की हूँ और मैं वहाँ की भाषा बोल सकती हूँ। बिल्कुल। तो आपके लिए कोई कॉल आ रहा है? भाई कॉल आ रहा है, जो कॉल आपके लिए कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? बस ठीक। तो आप हमारे गेस्ट से क्या पूछना चाहती हैं? जी, आपके जो गेस्ट है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, और मुझे जानना है कि उनको ऐसा क्या है जो प्रेरित करता है कि वो इतना कंटिन्यूएशन में अपना प्रैक्टिस चालू रखे और ये सब अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। तो जैसे होता है ना कि हम थक जाते हैं कभी कभार, कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी कंटिन्यू नहीं करें। तो ऐसी क्या चीज है जो उनको रखती है कि ओके कम ऑन लेट्स डू इट, ऐसी कौन सी चीज है उनके लिए? तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको थकने नहीं देती है? ये क्वेश्चन आया है हमारी कविता का। देखिए, मेरी जो है, देखिए आज के डेट में पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। पूरी दुनिया हमको देख रही है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं और वो सभी लोग हमको देख रहे हैं। और जब मैं ओलंपिक का टाइम देखता हूँ और हम अपनी टाइम देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि मतलब हमारा टाइमिंग और उनका टाइमिंग का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और इसीलिए मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो कितना भी पेन होता है, क्योंकि ओलंपिक छोटी चीजें नहीं है। जब आप कोई बड़ा टारगेट रखते हैं तो आप अपने, देखिए जब भी आप मेंटलिटी, अगर आपने ये सोच लिया कि हमारा एनर्जी ऑलरेडी लॉस हो चुका है और हम रन नहीं कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी डैमेज हो जाती है। आपकी बॉडी जो है, वो बॉडी का सिस्टम जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और आप अपने आप को फोकस करिए, आप कोशिश करिए पुश करने के लिए। अगर आप 7 मिनट माइल पेस जाते हैं तो अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, वो उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, तो आप 7:15 पे जाएंगे, लेकिन वो आप टारगेट को कंप्लीट करेंगे। हमारा जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है, जैसे मुझे 19 किलोमीटर जाना है और इस स्पीड से जाना है। जैसे जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट होते हैं तो उनका टाइमिंग 5000 मीटर का समझिए 12 मिनट 35 सेकेंड है। तो वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग के टाइम वो अपना बेस्ट टाइमिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग में वही टाइम कोशिश करते हैं कि वो टाइम निकालने की कोशिश करें। अगर हम आज हर दिन यही सोचेंगे कि हमारा बॉडी डैमेज हो रही है तो नेक्स्ट डे हमारा बॉडी चलेगा ही नहीं। तो हम अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं। 19 किलोमीटर अगर हमको जाना तो सेम स्पीड से कोशिश करेंगे जाने के लिए। हाँ, 1-2 मिनट का, क्योंकि बॉडी है, मशीन तो है नहीं, लेकिन हम डेली वो ट्राई करते हैं
और यही कारण है कि हम थकते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि हमको पेन नहीं होता, हमको भी पेन होता है, थकावट हमको भी होती है, लेकिन वो हाँ, लेकिन वो हमारा मेंटेलिटी जो होता है कि हमको ये हाँ तो मैं कह रही हूँ कविता जी, इनकी नजर वो अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख पे रहती है और ऐसी आपको भी कर रहे हैं। और मेरे पास आ रही है, थैंक यू कविता फॉर जुड़ने के लिए, और हमारे पास एक दूसरी कॉल आ रही है, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। तो चलिए फिर दोबारा कॉल लेते हैं। यस प्लीज। हाँ, तो वही कॉलर को ये बोलना चाहेंगे जैसे कि विल पावर के बारे में, इट्स लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स, राइट? कभी ये रोज बहुत वर्कआउट करते हैं ना, इसके लिए। हाँ, सही है। मैं 3-3 घंटे वर्कआउट करती हूँ, हालांकि पतली तब भी नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स अबाउट खाने में आप क्या खाते हैं? खाने में बताइए क्या डाइट रहती है आपकी? देखिए, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं ऐसे कैसे रन कर सकता हूँ, और बाकी लोग तो नॉनवेज खाते हैं और बहुत सारी चीज तो वो बोलते हैं बहुत हेल्थी होता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि हमने कोई तो देखो दबंग नहीं, कौन सी आमिर खान की पिक्चर आई थी ना, दंगल, उसमें भी वो दंगल में चिकन नॉनवेज खिलाना शुरू कर दिया, तो हमें नॉनवेज खिलाना। देखिए, मैं इस बात को मैं नहीं मानता हूँ, हमारे फीलिंग के ऊपर हम खाते हैं। अगर हमको फीलिंग, मैं ऐसा भी नहीं कि अगर हमको फीलिंग हो रही है कि हमको ये चीज खाना चाहिए तो मैं वो खाऊंगा। ऐसा भी नहीं कि ये कोई कहेगा कि नहीं आपको तेल वाला ऑयली चीज, बहुत लोग बोलते हैं कि आप ऑयली चीज मत खाइए, चाहे स्पाइसी चीज मत खाइए, लेकिन मुझे अगर फीलिंग होगा मुझे स्पाइसी खाना तो मुझे खाना है। हाँ, ये चीजें जरूर है कि हम बहुत ही कम स्पाइसी खाते हैं, हम स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे जबरदस्त होती है, जैसे इतने अंडे तो आप खाते ही नहीं। तो आप क्या खाते हो, इतने आलू? नहीं, देखिए, हमारा बहुत ही हेल्थी फूड होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग करके आता हूँ तो हमारे ओट्स होते हैं, जो गेहूं का, अपने इंडिया में दलिया बोलते हैं, यहाँ पे ओट्स होते हैं। मैं देखो, जब हम विदेश गए पहली बार स्विट्जरलैंड, वहां पे हमें होटल में का ओट्स, हमने भाई ओट्स क्या होते हैं देखा, तो सीधा साधा बोलो ना ये दलिया है। हमारे गांव में अपने खुद के गेहूं होते हैं, वो दल की दलिया होती है, ये कहते हैं ये ओट्स है, ये बहुत हेल्दी है, हम बचपन से खाते आ रहे हैं भाई, दलिया ही है एक्चुअली। तो मेरे कॉल आ रहे हैं, आपके लिए एक और कॉल आ रहा है, क्या पता हमारे लिए। हेलो हेलो, yes sir, can you see us live? No. Hello. Yeah, I can't see you live. Oh, you can't? I cannot. No, you try it again. Actually, first it was the setting was only me for 30 minutes. Yes, then I made it public. But very soon we are going to share it. Yes, so you have any question for our guest, हरिकेश मौर्य जी? बिल्कुल है क्वेश्चन। यस, मेरी बिल्ली भी आ गई है आपको देख के। तो हाँ जी सर, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बिल्ली को भगा के आती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपके बारे में पढ़ा, बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू। आप लोगों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमको एक सम्मान और प्यार मिल रहा है, इनके माध्यम से रेडियो एफएम अटलांटा के माध्यम से लोग जुड़े हैं, तो हमें भी एक बहुत खुशी की अनुभव हो रहा है हमें कि हम दूसरे देश में आए, हमारे लोग भी यहाँ हैं। पूरे भारतवर्ष आपको उससे आपको गर्व कर रहा है। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आपको इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? क्योंकि ओलंपिक प्यार करना ही बहुत बड़ी बात है। एक बार ये क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करिए। आपको इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ओलंपिक प्यार करने के लिए? क्योंकि इनके पास गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं है ना, इसके लिए इनके पास बहुत टाइम है। एक्सप्रेशन देखिए सर, ऐसा है इस दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में देखिए, एक से एक विद्वान दिए, एक से एक साइंटिस्ट दिए, एक से एक डॉक्टर दिए, एक से एक बड़े इंजीनियर दिए। उसमें एक तरह से मैं भी एक स्पोर्ट्समैन नहीं मान के चलिए मैं निकला हूँ। तो हमारा एक जैसे मैंने पढ़ा था, बिल गेट्स बोले कि इफ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ, नोबडी गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ। ठीक है। दूसरी चीजें क्या है कि हमने ये चीज पढ़ा था कि
गरीबी में पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीबी में पैदा होकर के मर जाना बुरी बात है। ये मेरे तो वो कॉलेज में एक लड़का बहुत कहता था। तो सर ये चीजें है, और हमारी गरीबी ऐसी थी कि हम 10 रुपया स्कूल फीस भी नहीं भर पाते थे और हमको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। इसलिए मैं सोचा कि मैं इस फील्ड में आऊंगा और करूंगा और लोगों की हेल्प करूंगा। मेरा मेन मकसद आने का, इसमें इंस्पिरेशन हमको यही चीजें हमको सिखाई। जब हम इस फील्ड में आए तो हमारा जो टारगेट है, जैसे कि हमको हेल्प करने का टारगेट किसी को है, या मैं चाहता हूं कि हमारे पीछे लोग आए, तो उसके कारण मुझे लीड करना पड़ेगा। मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ और लीडर बनने के लिए खुद इंस्पिरेशन अपने आप में बनाना पड़ता है। और आप जितना ट्रेन करेंगे, जिस फील्ड में है, जैसे आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस में दिन प्रतिदिन आपका माइंड सेट होता है। इसी तरह मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो हम सोने के टाइम भी हमारा माइंड बस एक ही चीज पे चलता है कि हमको जीतना ही है। अगर हम रोज शाम को सोते हैं ना, तब भी रात में भी हम सपने वही देखते हैं कि हमको जीतना ही है और हम यहाँ पे हैं, इस लेवल पे हैं, हम यहाँ खेलने जा रहे हैं, वही दिखती है दिन रात। बिल्कुल सही बात है। क्या Yes, बात sir. है, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे एथलीट को टोक्यो 2021 के लिए? हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारी आंखें आप ही जुड़ी रहेंगी और आप जीइए और जीत जाइए और भारत से गोल्ड मेडल लेके आइए। जरूर सर, जरूर। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर हम इंडिया के लिए पहला गोल्ड जीतने की पूरी उम्मीद है और पहला गोल्ड जीत करके सभी लोगों का एक पूरे विश्व लेवल में एक भारत का नाम और भारत का तिरंगा लहराएंगे। यही हमारा मेन सपना है, यही हमारा टारगेट है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कॉल। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, रेडियो एफएम बजाते रहिए। तो हरिकेश जी, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले लूं क्या? ब्रेक ले लेते हैं पहले, फिर बताइए। ओके ओके। बताओ, लोग स्टूडियो में भी परेशान करने लगे। एक्सक्यूज मी, वी आर लाइव, स्टिल लाइव। कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी बिल्ली आ जाती है। कोई ये लड़कियों को सीरियस क्यों नहीं लेता यार? तो आप हैं रेडियो एफएम बॉलीवुड पर बल्ली और सीमा के साथ। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप एंडोर्स करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए at 314-898-7873 पर। और हमारा SNS डिजिटल मीडिया, जो कि हमारा डिजिटल चैनल है, वो आपका प्रमोशन करेगा। और आपको लाइव रहना है हमारे ग्रुप इंडियंस इन अटलांटा बाय सीमा घर पे, जहाँ पर हमारे पास है अराउंड 35,000 लोग, तो जहाँ पे हम आपका प्रोडक्ट पहुँचाते हैं देश और दुनिया में बहुत लोगों के पास। तो फिर से कहूंगी कि हमारे रेडियो एफएम बॉलीवुड जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम आपको किसी भी फ्रीक्वेंसी की सीमा में नहीं बांधते हैं। देश और दुनिया के किसी भी कोने से डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप रेडियो एफएम बॉलीवुड और सुनते रहिए, सुनाते रहिए, हमारे साथ गुनगुनाते रहिए। तो आज हमारे गेस्ट हैं जो स्पेशल हमारी बल्ली, जिनका साथ बहुत कनेक्टेड हैं और बार बार कितनी इंस्पायर होती हैं, हर उनकी एक आंसर पे एक कोट बोलती हैं। तो बल्ली, नेक्स्ट क्या है? नहीं, नेक्स्ट में ब्रेक पे जाने से पहले यही पूछना चाह रही थी कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? देखिए, मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मैं ओलंपिक गेम जीतूं और मैं वर्ल्ड एथलेटिक का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, मैं उस अवार्ड को लेना चाहता हूं। दूसरी चीज है, दुनिया की सारी अवार्ड में जीतना चाहता हूं। कोई भी ऐसी अवार्ड ना हो एथलेटिक डिपार्टमेंट से वो जो हमारे पास ना हो। यही मेरा मेन टारगेट है। आपने फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? देखिए, फ्री टाइम में मैं एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ। अगर घर में रहता हूँ तो जैसे मैंने ट्रेनिंग करके आया, मैं उसके बाद आता हूँ घर पे, स्टिचिंग करता हूँ, अपना कोड ट्रेनिंग करता हूँ। तो जो भी फ्री टाइम हमारा रहता है तो समझिए कि हमारा फील्ड से ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर घूमने जाता हूँ, चाहे कोई ऐसा बहुत कम रहता है। हम आए तो अपना घर पे ही अपना कोड ट्रेनिंग, मैं वो चीजें देखता रहता हूँ, अधिकतर यही देखता रहता हूँ, क्योंकि
हमारा वो गोल दिख रहा है, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें ढूंढते हैं कि क्या इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या चीजें खाना चाहिए, या हमें कैसा ट्रेनिंग करना चाहिए, कौन से क्लाइमेट पर ट्रेनिंग करना चाहिए, ये सारी चीजें भी मैं करता हूँ ज्यादा करके। तो क्लाइमेट से याद आया, यहाँ पे तो आपको काफी इस टाइम पर तो ठंडी हो रही है ना, और अब जैसे और जैसे टाइम देखिए यूनिवर्सिटी हाँ, में। ठंडी है, लेकिन हम तो ट्रेनिंग कभी एरिजोना में करते हैं, कभी ये क्या बोलते हैं, इधर फ्लोरिडा में करते हैं, कोलोराडो में करते हैं। तो उधर काफी हाई एल्टीट्यूड है जहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलती है। हाँ, न्यू मैक्सिको एरिजोना है, तो वहाँ भी हम ट्रेनिंग करते हैं। केन्या इसीलिए हम जाते हैं, केन्या इथोपिया ट्रेनिंग करते हैं ताकि केन्या के हमने बड़ी पिक्चर्स देखी, आपने बहुत दोस्त बनाए हैं। देखिए, जब किसी चीज को अचीवमेंट करना होता है, किसी चीज को जब अचीव करना होता है, तो पहले आप उसको देखते हैं कि वहां पे है क्या चीज है, उनसे आप कुछ सीखते हैं, उस सीखने का। और मैं एक हकीकत आपको बताऊं, केन्या ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सही बात है। रियल चीज मैं बताऊं तो केन्या ने मुझे बहुत कुछ दिया। एक छोटी सी कंट्री है हाँ, और उसने मुझे बहुत कुछ दिया। एक बड़ा फाइट करने का जो उन्होंने मुझे एक जुनून पैदा किया है, वो सबसे बड़ी चीजें है। मैं गया हूँ, बड़े सम्मान, बहुत इज्जत दिया उन्होंने, और अपने कैंप में रखा। खाने के लिए सब सारी चीजें हमारी उन्होंने प्रोवाइड करते थे, और हमको सुबह में सोने नहीं देते थे, नहीं चलना है ट्रेनिंग करने। अब हम इंडिया से हैं, हम तो 7 बजे उठते थे, पहले 6 बजे स्कूल जाना, तभी वो सुबह नहीं उठना है, चलिए ट्रेनिंग करने जाना है। इफ यू डोंट ट्रेनिंग, हाउ यू रन, हाउ यू विन। तो और उसके बाद हम जाते थे, और वो लोग सारी हमको काफी हेल्प करते थे। और केन्या गवर्नमेंट ने पर्सनली हमको बुलाया है, पर्सनली गवर्नमेंट ने हमको लेटर लिख के दिया। बहुत मुझे काफी सपोर्ट मिला केन्या से। मैं लिसनर्स को ये बताना चाहूंगी कि ये काफी टाइम से हैं यूएस में, और अभी आई थिंक 6 मंथ्स और रहने वाले हैं फॉर ट्रेनिंग, राइट? हाँ, अभी हम ओलंपिक का ट्रायल से समझे, जो लास्ट सिलेक्शन होगा वो जून तक है। तो जून में कोशिश करूंगा अप्रैल मई के एंडिंग तक रहूं, क्योंकि जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग में अपना टाइम देंगे, मेरे लिए उतना ही बेटर होगा कि टाइमिंग। क्योंकि हम वहाँ केवल हर लोग, जैसे इंडिया के लोग 190, 118 और 120 लोग जाते हैं ट्रेनिंग कंपटीशन खेलने के लिए, तो उस तरह हम संख्या में खेलने नहीं जाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। मेरा यही है कि हम संख्या बनकर के खेलने नहीं जाना है, हमको ओलंपिक का मेडल लेने जाना है। यही हमारा सपना है। तो अगर आप जीत गए मेडल, आई होप जीत जाएं, तो क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें अगर मैं जीत गया, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो विलेज के युवा हैं, जो विलेज के बच्चे और लड़कियां हैं, स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, मैं अपना 50% जो भी हमारा जो प्राइज होगा, मैं उनके उनके ऊपर लगाना चाहूंगा। और जिनके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है कि उनके फीस ना भर सकें, और उनके बुकों का व्यवस्था ना कर सके। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, हॉस्टल के फीस के पैसे नहीं होते, उनके माँ बाप दूसरों से कर्ज लेकर के देते हैं बड़ी मुश्किल से। अब सोचिए, उस स्थिति में अगर लड़के का नौकरी ना मिले, तो वो कैसा उसका जिंदगी चलेगा। तो मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहता हूँ कि अगर बच्चे की नौकरी नहीं लगे पढ़ने लिखने के बाद भी, तो मैं ऐसा सिस्टम तैयार कर सकूं कि हमारे उस एकेडमी और उसमें वो जॉब करके अपने फैमिली को जिला सके। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी प्राइज होंगे, मेरे जो भी अवार्ड होंगे, उसका जो भी हमको फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट हमसे होता है, हम पूरा सपोर्ट गांव के बच्चों के लिए करना चाहते हैं। यही मेरा मेन मकसद है। उनके फीस का स्कूल में जाके विजिट होना, स्कूल के बच्चों को प्रमोट करना कि खेल कैसे खेला जाए ये। और नौकरी की दुनिया में बहुत सारे ऐसे आपके करियर हैं, आप इस करियर इसमें भी, स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। दुनिया में आप एक अलग पहचान बना सकते हैं। आईएएस, पीसीएस और एक बिजनेसमैन या एक डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं, आप स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो मेरा यही जो मेन गोल है, मैं इसलिए ओलंपिक खेलना चाह रहा हूँ, और ओलंपिक चाहता हूँ कि जीतूं। और वो मैं तभी कर पाऊंगा जब ओलंपिक मेडल
इंडिया के लिए गोल्ड जीत के आऊं, तभी हमारा लोग कोई सुनेगा, तभी हमारे पास वो फंड होंगे ताकि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है काफी मौर्य जी की। थैंक यू। It's tax department. Did you file your taxes yet? Oh my gosh, I had a nightmare. I did not file my tax. Honey, relax. We have INCOP Tax Act. Fast, accurate, and professional. Call now 770-682-3119. INCOP Tax Act for all your tax needs. तो इसके मुझे एक You are listening Radio FM बहुत उनका Bollywood. क्या Fun तैयारी with हो, music. हमारी Without बल्ली आज any बहुत तैयारी के preparation, साथ आई है। anytime, anywhere. Just download our iOS and Android radio apps. Radio FM Bollywood. Fun with music. तो ये हम लोग जब जैसे बोल रहे कि कीनिया गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया, हमारी गवर्नमेंट आपको कितनी सपोर्ट कर रही है? आप जो न्यू जर्सी में आए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ने भेजा ट्रेनिंग के लिए? नहीं, देखिए मैं जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने खर्चे पे यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अगर आपको दुनिया में बड़ा काम करना है तो दुनिया से कुछ हट करके कुछ करना पड़ेगा, कुछ हट करके सीखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट हमारा 3 महीने का कंपटीशन, जब ओलंपिक गेम्स होता है तो 3 या 4 महीना पहले ट्रायल्स होती है ओलंपिक क्वालिफिकेशन का। उसके बाद आप 2 महीने के लिए आप विदेश में ट्रेनिंग करने, एल्टीट्यूड को चेंज करवाएंगे, तो आप बताइए आपका एथलीट कैसे जीतेगा? आपका जो कंट्री केन्या, इथियोपिया, अमेरिका और मोरक्को, ये सारी बड़ी-बड़ी जो भी कंट्रियां जिनके एथलीट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो 4-4 साल 5-5 साल से उनका एक प्लान होता है, उनका एक बहुत सेक्रेट प्लान भी होता है कि 3 एथलीट वो सेलेक्ट करते हैं तो 2 एथलीट को लीड करने के लिए बोलते हैं, 1 एथलीट को उसको पीछे रखते हैं कि तुम्हें ये करना है, अगर इनकेस बीच में किसी ने अपना मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है तो आप उसको फाइट करके निकलिए और विन होइए। तो उनका एक सेक्रेट प्लान होता है। ये बहुत बड़ी चीजें है जो अब इंडिया में ये सारी चीजें नहीं पता है, और इसीलिए मैंने अपने खर्चे पे हमने काफी कुछ कोशिश भी किया कि कुछ मंत्री हैं, कुछ मिनिस्टर लोग हैं या कुछ गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि क्रिकेट को आप ले लीजिए, क्रिकेट में बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन जो है उसमें 12 आप मेरा बस एक ही क्वेश्चन, अगर आप बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अदर कंट्री से 12-12 करोड़ का खिलाड़ी खरीद करके इंटरेस्टिंग गेम, मतलब जो है इंटरेस्टिंग गेम के लिए पैसा 12-14 करोड़ रुपया आप खरीद करके उसको खिला रहे हैं 2-4 मैच। अगर मैं यही चाहता हूँ, अगर आप 1-2 करोड़ 4 करोड़ किसी गांव में अगर लगाते हैं, किसी बच्चों के लिए बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, उसके किट की व्यवस्था करते हैं, तो वहां से हजारों बच्चे निकलेंगे, वहां से हजारों लोगों की ट्रेनिंग होगी और आपका नाम होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, आपके कंपनी का नाम होगा, और जब तक वो फील्ड रहेगा, जब तक लोग ट्रेनिंग करेंगे, आपका नाम होगा कि इन्होंने ये बना के दिया है। क्रिकेट में 1 साल में 1 दिन का गेम है, देखते हैं लोग 12 करोड़ लेके चले गए, कोई मतलब नहीं बनता है। आप खुद बताइए, उसमें कम से कम 2-2, 3-3 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है। अगर 300 करोड़ रुपया इंडिया में केवल लगा दिया जाए बाकी स्पोर्ट्स पे, इंडिया में हॉकी गेम्स है, आप कबड्डी टीम देख लीजिए, महिला क्रिकेट टीम देख लीजिए, महिला कबड्डी टीम देख लीजिए, महिला हॉकी टीम देख लीजिए, तो आप देखेंगे महिला जो मेंस क्रिकेट टीम है उनका 10% भी नहीं उनके ऊपर खर्च किया जाता है। आप बताइए कैसे मतलब आप डेवलपमेंट करेंगे, कैसे अपने स्पोर्ट्स को प्रमोशन करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे? तो यहाँ पर आपका खर्चा कौन उठा रहा है? क्योंकि स्पॉन्सर से आपके पास, देखिए अभी तो मेरे पास फिलहाल स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर से बात चल रही है काफी दिनों से, लेकिन कोविड-19 के कारण मुझे अभी स्पॉन्सर नहीं मिल पाया है। तो मैं अपने खर्चे से यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे इंडिया में सिविल सर्विसेज ग्रुप हैं, जो ISPCS ग्रुप है यूपी स्टेट की, तो उसमें हमको काफी लोगों ने, जब पता चला कि हमारे स्टेट का लड़का, हमारे देश का लड़का अमेरिका में इस समय फंस गया है और ये कोरोना के कारण वो उसको स्पॉन्सर नहीं मिल पाई है और वो कंपटीशन कोई नहीं कर पाया है, तो उन्होंने पर्सनली लोगों ने हेल्प किया
और इसमें हमारे 2 ऐसे मित्र हैं जिनका जितना भी मैं शुक्रिया करना चाहूँ कम है, और मैं अपने लाइफ की जितना भी टाइम उनको दूँ बहुत ही कम होगा। और उनका नाम मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत खास लोग हैं और बिल्कुल, ऐसे लोगों हमारी को तरफ से भी उनको बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो इस टैलेंट हाँ, को आगे और बढ़ाते हैं। हाँ, और ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोग इंडिया में और लोग रहें और करें तो बहुत ही लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि विल पावर एक बहुत ही समझिए आप अगर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपका हर लोग आपका विश्वास नहीं तोड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो तोड़ते हैं, लेकिन उनका नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उनका नाम रविंदर सिंह है, जिन्होंने अपना पूरा पैसा हर महीने का हमको दे देते हैं। अपने वाइफ का, अपने मम्मी का पैसा जो पेंशन आता है वो भी हमको दे देते हैं। रविंदर सिंह जौनपुर के हैं। हमारे एक मित्र हैं, स्कूल के फ्रेंड हैं, रितेश सिंह हैं। वो अपने नौकरी पे भी पैसा निकाल के हमको दिए कि आप ओलंपिक आप देश के लिए खेल रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए खेलते हैं। हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं। हम तो पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए कमाएँगे, लेकिन आप देश के लिए कर रहे हैं और आपके पास सब बहुत कम टाइम है और ओलंपिक 4 साल बाद आता है, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जैसे भी होगा। और इसमें ये एक एनजीओ है, जिनका चंद्रगुप्त एनजीओ है, जो इंडिया में उन्होंने सपोर्ट किया है। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रुप है, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। अशोक सम्राट क्लब है, तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। प्रदीप राज मौर्य सिद्धार्थ नगर के, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। सूर्य प्रकाश एटरी अधिकारी हैं, जो सिंचाई विभाग में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। यहाँ पे एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जिनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, वो मनोज मिश्रा हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा पर्सनल डिटेल नहीं बताया है, क्या पता है वो सीक्रेट रखना चाहते हो, लेकिन वो रहते हैं मिचिगान में रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जब मुझे उनको पता चला मेरे बारे में एथलीट हूँ, तो उन्होंने अपना काफ़ी कुछ मुझे मदद किया और उनका नाम मनोज मिश्रा है। और सुधीर सर हैं, इस समय एयर इंडिया में और इस टाइम वो पोस्टेड हैं भिलाई में। वो पूरी तरह से हमारे पीछे लगे हुए हैं, वो काफ़ी मदद करवा रहे हैं अपने जो भी कर्मचारी लोग हैं उनके, तो वो लोग वो से रिक्वेस्ट करके करवा रहे हैं। अविनाश कुशवाहा फर्स्ट इंडिया में पहले ऐसे एक्स एमएलए हैं, जिन्होंने मुझे, जबकि पहले के वो एमएलए रहे हैं, इस समय नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक्स एमएलए अविनाश कुशवाहा है और हमारे यहाँ के ही हैं, हमारे साइड के हैं, हाँ, यूपी के। मैं तो बिल्कुल आप वहाँ सुन के समझ सकती हूँ। हाँ, और ईश्वर चंद जायसवाल हैं, जो महिला विश्वविद्यालय के ओनर हैं, चौरी चौरा महिला विश्वविद्यालय के ओनर हैं। उनका भी मुझे सपोर्ट है। यहाँ एक और हैं, अंकुर मौर्य करके हैं, जो ओहायो में रहते हैं, उनका मुझे सपोर्ट है। तो ऐसे काफ़ी कुछ लोग और भी हैं। स्टूडेंट वर्क हैं, स्टूडेंट लोगों की सबसे बड़ी चीज़ है जो अपना क्या करते हैं, वो जो स्टडी करते हैं, उन लोगों ने मुझे खुद सपोर्ट किया, भैया नहीं आपको ओलंपिक जीतना है और चाहे हमको कुछ भी रहे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारा स्टूडेंट वर्क सपोर्ट करेगा। इतना इस स्पोर्ट्स में आने के बाद मुझे इतना प्यार सम्मान मिला, मुझे वही बहुत बड़ी चीज़ है बिल्कुल और सही बात है कि वही मुझे लोगों मोटिवेट करता है। और जो वही बड़ी-बड़ी हाँ, कंपनियाँ जो कमर्शियल जो है ना, उन लोगों की हाँ। हमको वेट है कि तो उनको भी थोड़ा आगे आना चाहिए, जो ये बिज़नेसेस हैं, दे आपको सपोर्ट देखिए करने के हाँ, लिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे अब जो कंपनियां हैं, जैसे यहाँ अमेरिका में इंडियन कंपनी है और जो भी लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां इंडिया में हैं, जो अदर उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। अगर हाँ, मैं उनके कंपनी का लोगो अपने टी शर्ट पे लगा के मैं भागता हूँ, तो बहुत बड़ी ब्रांड होगी, उनका नाम होगा, एक पहचान बड़ी बनेगी कि इन बिल्कुल। कंपनी ने इनको स्पॉन्सर, जो लड़का जीता है ओलंपिक गेम्स, आज उनके पास टाइम है। हुँ, कल वो हमसे मिलने के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि हम ओलंपिक गेम जीतेंगे तो हमारे बहुत सारे वैसे कॉन्फ्रेंस हैं, बहुत सारे स्कूलों का इवेंट होगा। तो आज हमको जरूरत है, तो इस टाइम जो आएगा उसी की हुँ, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आज ऐसा नहीं, देखिए अब हमारे साथ एलिट किपचोगे हैं, जिनको $5 लाख हर साल मिलता है और हुँ, कोई भी कंपनी स्पॉन्सर करती है। लेकिन मैं अभी ओलंपिक गेम्स या वर्ल्ड एथलेटिक गेम्स नहीं खेला हूँ, इसलिए हमारा डिमांड उतना ज्यादा नहीं है। सही है। लेकिन फिर भी हमारे ट्रेनिंग का जो भी है और यहाँ रहने का, अगर कोई कंपनी, बड़ी कंपनी चाहे कोई भी है, अगर स्पॉन्सर करती है
तो हाँ। इसके लिए बहुत ही उनका अचीवमेंट उनका भी अच्छा आएगा, उनका एक ब्रांड होगा, उनका नाम होगा, पहचान होगा और हमें एक सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी चीजें आने वाले टाइम में पूरा इंडिया में 140 करोड़ लोग तो जानेंगे इस कंपनी ने इनको सपोर्ट किया बिल्कुल। था। और जैसे इसमें आज आपका जुनून को, टैलेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बोलूंगी हमारे जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं या पॉलिटिशियंस आते हैं, जब वो लोग फंड रेजिंग करते हैं तो सब करते हैं, लेकिन जब हमारा हाँ ऐसा टैलेंट, हमारा जो गांव से निकला हुआ एक बच्चा इधर आया है और वो ओलंपियाड के लिए मतलब ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसमें आप लोगों को इस टाइम जब सपोर्ट की जरूरत है तो जरूर करना चाहिए। तो आपका कुछ ऐसा है कि अगर कोई आपको फंड रेजिंग आपके लिए कोई करना चाहे तो वो कहाँ पर और कैसे आपको कांटेक्ट करे? देखिए ये चीजें फंड रेसिंग अगर तो हमें पता नहीं यहाँ पे, लेकिन वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जैसे कि मेरा नंबर है या हमारा मेल आईडी है या फेसबुक पेज है, तो हम उसके माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो एक बार और अपना फोन नंबर और एक बार अपना फोन नंबर अगर नहीं भी देना चाहता, आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पर आपका पेज क्या है? हाँ, फेसबुक पे मेरा पेज है एथलीट हरिकेश मौर्य। आप दो, हमारे एक फेसबुक पेज है और एक फेसबुक है हरिकेश मौर्य एथलीट करके, और एथलीट हरिकेश मौर्य है। और ईमेल आईडी है ELITE रनर RUNN नहीं है, केवल N है, तो RUNAR रनर 1994@gmail.com। तो आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँगा जो ओलंपिक से पहले मुझे सपोर्ट करेंगे। उनका हमेशा बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। छोटा ही सहयोग रहेगा, वो बहुत ही मेरे लिए बड़ा है, क्योंकि आज हमारे लिए उसकी हमें नीड है और हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे एक मंच दिया अपने रेडियो के माध्यम से, इसको काफी लोग देख रहे हैं और काफी इंडिया में लोग भी काफी उत्साहित होंगे देखने के लिए। मैं तो बोलती हूँ जैसे हमारा ग्रुप है या कोई है, अगर आप लोग सीरियसली उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 30-35 हजार लोग हैं, $1 भी अगर आप कंट्रीब्यूट करें ना, तो वो $30-35 हजार बनते जाके, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। बट ये है कि हाँ, दिल में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, ये बच्चे को भी जरूरत है एंड लेट्स सपोर्ट हिम। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फोन कर सकते हैं, या आप आपका पेज पर है तो। और हमारा नंबर है 3148987873। तो अब उसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें की हैं, और बल्ली को लगता है कुछ हंसी मजाक कुछ और क्या करना चाहती हैं आप इसको फनी बनाने के लिए? हंसी मजाक तो सब हो गया, बस सब तो विदा लेने का समय आ गया है। और जैसा कि स्पॉन्सरशिप की बात की, तो सीमा जी ने जैसे बोला कोविड नहीं होता तो हम आपको जरूर स्टूडियो में बुलाते और फंड रेजिंग के लिए, और या कहीं और मिलके हम लोग यहाँ करवा पे फंड देते। रेजिंग करते हैं, लेकिन कोविड का जो चल रहा है बाहर नहीं आते, ये बहुत बड़ा एक ये कोविड के कारण, देखिए कोविड के कारण ही हमारा रेस का भी दिक्कत हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी मैराथन जो हो रही थी, न्यूयॉर्क सिटी मैराथन, क्योंकि हम 30 से 35-38 किलोमीटर हम पर डे ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे लिए 21 किलोमीटर भागना बहुत इजी है। हम 21 किलोमीटर कुछ नहीं हमारे लिए। तो हम इसमें 1.5 मतलब 1.5 लाख प्राइज मनी था, $1.5 लाख था। और हम इसके पहले भी मतलब काफी सारे रेस जीते, तो 3 रेस हमारे ऐसे थे जो $1.5 लाख प्राइज, $1.5 लाख प्राइज था। तो अगर ऐसा भी कोई कंपनी है जो हमको स्पॉन्सर करती है, जैसे जो कंपनियां स्पॉन्सर करती है, तो वो लोग हमको हमारा परसेंटेज लेते हैं और हमको किट व्यवस्था करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ा ऐसा नहीं केवल स्पॉन्सर आपका मार्केटिंग हो रहा है, उसके साथ आपको फंड भी मिल रहा है, क्योंकि हमारे अपीयरेंस भी होते हैं। तो ये 9-8 मंथ में जो हमारे रेस जो नहीं हुए, उससे काफी दिक्कत हो गया। और नाइकी के साथ, एडिडास के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी नहीं हो पाया। वही कोविड सबको इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ही ज्यादा। तो बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों को बताना चाहते हैं हमारा ये एकदम से ये है, ये हमारी उनकी दुआएं हैं सबकी, और हमारी सिर्फ दुआ के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा पैसे से भी या फाइनेंशियल हेल्प भी कर पाए तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारे साथ हैं हरिकेश मौर्य जी, जो कि हमारे यूपी से आते हैं, दिल और जो वो गांव से अमेरिका तक पहुंचे हैं, और वो ओलंपियाड एस्पायरेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इतनी ठंडी में, गर्मी में, और क्योंकि वो लाना चाहते हैं आपके देश के लिए एक ओलंपिक्स का मेडल इन एथलेटिक्स। तो बली, बस जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी, और जैसे कि मैं हमेशा एंड करती हूँ,
4 लाइनों से। 4 लाइनें सुनाएंगे सुरेंद्र तो शर्मा ये जी की तरह। आपके लिए है हरिवंश राय बच्चन जी की, और ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव इन दीज लाइंस, तो स्पेशली आपके लिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, बढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी तो ये जरूर बिल्कुल जरूर। आपके ऊपर है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ब्रिंग ग्लोरी टू अवर मदरलैंड एंड कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग। हम वेट करेंगे आपके गोल्ड मेडल का। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू सो मच आपके स्टूडियो में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और जैसे कि हमने पर्सनली आपको पहले भी बोला था, कोविड खत्म हो जाए, कुछ होए, कुछ ब्रेक हो, आप बोर हो जाए, तो हम जो दो अटलांटा चाहिए। दीदी लोग हैं, आप हमारे साथ रहिए, घर है आपका। तो आप विदेश में नहीं है, विदेश में भी आपको बहुत देसी लोग आपको एकदम देसी बना देंगे, और आप तो बनेंगे। और मैं ये बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो स्टिल वेजिटेरियन, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड प्योर वेजिटेरियन है। तो आप तो बोलो एथलीट हो, इतना सब कुछ कर रहे, फिर भी आप वेजिटेरियन है, और आप अपनी वो सब मेंटेन रख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट। तो जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारा कल एक 11:30 बजे हमारी मधु आरजे मधु लाने वाली हैं इस्कॉन के एक हमारे बहुत ही अच्छे इस्कॉन डिवोटी है, डिवोटी भी नहीं है, वो तो प्रभु जी हैं। इस्कॉन में वन ऑफ द पोजीशंस है, हाईली पोजीशंस पर हैं वो, तो उनके साथ वो इंटरव्यू करेंगे हमारी आरजे मधु 11:30 बजे सुबह। तो सुबह आपको 11:30 बजे हमारे इस्कॉन, हमारे कृष्ण भगवान जी का नाम लेना है और बने रहना है हमारे साथ ऑन रेडियो एफएम बॉलीवुड फन विद म्यूजिक। तो चलिए, हमारी हरिकेश जी को बहुत बहुत बधाई, और इसके साथ हम लेते हैं विदा। गुड नाइट। आपको क्रिसमस की बधाइयां हो, और सेंटा आपकी विश पूरी करे, हमारी ये दुआ है। और बहुत जल्दी तो न्यू ईयर पे हम आपसे फिर से बात करते हैं। नहीं तो आपको कोई मैसेज है, कुछ है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक ओके यू, ओके, धन्यवाद बाय बाय, गुड नाइट।